सो गाइस, कंप्यूटर हार्डवेयर सिक्योरिटी फॉर एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी के इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे आज रैम के बारे में। रैम क्या है और इसकी वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में देखेंगे और रैम के अंदर किस तरीके के अटैक परफॉर्म किए जाते हैं जो हार्डवेयर लेवल के होते हैं। ऑलरेडी इससे पहले 3 चैप्टर कवर है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट रैम के बारे में डिस्कस करते हैं। हालांकि रैम के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता है रैम है, रैम है, रैम है। आप लैपटॉप, डेस्कटॉप कुछ भी बाई करते हो बोलते हो या मोबाइल की 8 GB रैम चाहिए, 4 GB रैम चाहिए, 6 GB रैम चाहिए, गेमिंग अच्छी होगी, ये सारी चीज़ें। तो रैम एग्जैक्टली अगर देखा जाए फुल फॉर्म इसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके। एंड रैम का जो मेन वर्क होता है या बोला जाए इसको तो वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करता है जिसमें कि जब तक पावर ऑन है तब तक इसमें डेटा सेव रहेगा और जैसे ही पावर ऑफ होगा डेटा आपका इसके अंदर से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे लॉस्ट हो जाता है। धीरे धीरे लॉस्ट होने का मतलब है कि डेटा इसके अंदर से आपका अचानक डिलीट नहीं होता, डेटा इसके अंदर से मीन्स कुछ सेकेंड या कुछ ऐसे के साथ डिलीट होता है। तो एक टेम्परेरी स्टोरेज डेटा इसको बोला जाता है। यानी कि रैम अगर आपके सिस्टम पर 8 GB है तो आपने देखा होगा कि 8 GB रैम से आप लाइफ टाइम उसको इस्तेमाल करते हो, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, आप एक लंबे समय तक उसी रैम का इस्तेमाल करते हो। तो क्या वो फुल नहीं होता कभी? तो ये एक टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी है। मतलब जब तक काम हो रहा है, टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, तब तक इसके अंदर डेटा स्टोर है और जैसे इसके अंदर से काम खत्म हुआ, टास्क कंप्लीट हुआ, पावर ऑफ हुआ, ये आपके सभी डेटा को क्या कर देगा, वहाँ से लॉस्ट कर देगा। तो रैम इस एग्जैक्टली अगर इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हैवी रैम जितना इस्तेमाल किया जाएगा उतना फास्टेस्ट स्पीड आपका कंप्यूटर प्रोवाइड करेगा और उतना जल्दी जल्दी जो भी हमारे डेटा हैं उसको एक्सेस करना, जो भी हमारे सर्विसेज हैं उसको एक्सेस करना, जो भी हमारे टास्क हैं उसको फंक्शन करना, ये सारा काम करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो सीपीयू जहाँ इंस्टॉल होता है उसी के बगल में रैम के सभी स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। अगर 4 रैम स्लॉट है तो यहाँ पर आपका जो भी रैम स्लॉट है ये आपका सबसे पहले रीड होता है, फिर यहाँ से, फिर थर्ड वाला, फिर ये वाला। तो अगर आप अपने 4 स्लॉट में से पहली रैम बस इस्तेमाल कर रहे हो तो आप पहले स्लॉट पर इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो फर्स्ट रैम यानी कि फर्स्ट स्लॉट हमें पहले इस्तेमाल करना चाहिए, बाकी रिमेनिंग जैसे भी आपके पास रैम अवेलेबल होता है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। रैम के टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो डी रैम है जिसमें डायनेमिक रैम होता है और पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें DDR4, DDR5 ऐसे आपने रैम सुना होगा। तो DDR4 भी अब पुराना हो चुका है, इसका बेटर वर्जन है DDR5। 5 एक अपग्रेडेड है, मोर देन 6000 मेगा ट्रांसफ़र रेट आपको मिल जाता है। और अभी मैं एक डेस्कटॉप असेंबलिंग की बात कर रहा हूँ या कोटेशन के लिए मैं गया था और जस्ट मुझे कुछ अपडेट करना है अपने पीसी पर। तो एक रैम मैंने 128 GB के लिए पूछा जिसमें 32 GB की 4 रैम है। तो अप्रॉक्स 50,000 प्लस की वो रैम हो रही है जो कि 6000 मेगा ट्रांसफ़र रेट से है। 32 GB की एक रैम पड़ रही है और अप्रॉक्स 50,000 प्लस ही थोड़ा बहुत या आसपास इसके जाने वाला है। तो अगर आप देखेंगे DDR4 का जो मेगा ट्रांसफ़र है वो 3200 का है, 3200 है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए 3200 6000 के बीच में डबल का डिफरेंस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ये DDR5 होगा ये एक रैम इससे कहीं फास्ट स्पीड, अगर 16 GB का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ इसके 16 GB के कंपेयर में जस्ट डबल आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली रैम जितना पावरफुल आप इस्तेमाल करोगे उतना बढ़िया आपका सिस्टम परफॉर्म करेगा। बट ये होता है कि आप किसी भी रैम पर या किसी भी मदरबोर्ड पर कुछ भी नहीं अप्लाई कर सकते। हर मदरबोर्ड, हर प्रोसेसर के लिए एक कंपैटिबिलिटी होती है और जब तक कंपैटिबिलिटी की नॉलेज ना हो या प्रोसेस ना पता हो तब तक आप कोई भी अनकम्पेटेबल हार्डवेयर मार्केट से ना खरीदें, नहीं तो थोड़ा रिस्क होता है वापस करने में और बहुत सारी चीज़ों को लेकर। इसके बाद एस रैम होता है जो कि काफ़ी फास्ट रैम होती है, रिलायबल होती है, बट काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव होता है और स्मॉल क्वांटिटीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। कैश मेमोरी वगैरह का ये होता है, कैश मेमोरी वगैरह का फॉर एग्जांपल इसको बोल सकते हैं कि एस रैम है, स्टैटिक रैम है। तो आपने देखा होगा L3 कैश, L2 कैश और ये सारी चीज़ें जिसमें कि आपके सिस्टम और परफॉर्मेंस पर ये काफ़ी ज़्यादा एक रोल प्ले करता है और सिस्टम की परफॉर्मेंस या CPU की जो इंडेक्सिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है।
वीडियो रैम हमारे पास आ जाता है जो कि स्पेशली जीपीयू है, ग्राफिक कार्ड के लिए है। GDDR6 अभी आपको लेटेस्ट देखने को मिल जाएगा। इसका भी मैं एक आइडिया दे दूँ तो मैं अपनी मशीन के लिए एक 12 GB का ग्राफिक कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसका प्राइस अप्रॉक्स 30,000 रुपीज़ जा रहा है। GDDR6 ही है और मुझे बहुत हैवी कुछ नहीं चाहिए, बहुत टॉप लेवल का नहीं चाहिए। 3060 आई थिंक 3050 या 3060 समथिंग कुछ ऐसे करके था, तो अप्रॉक्स 30,000 रुपीज़ के आसपास ये जा रहा है। तो अगर रैम और इसका देखा जाए तो 80,000 प्लस चला जा रहा है। मुझे सबसे पावरफुल CPU असेंबल करवाना है, जो कि अगर देखा जाए सबसे सबसे पावरफुल या सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है i9 14th जनरेशन का। तो मैं एक इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, या अभी थोड़ा सा कोटेशन में मैं एक्सियन वगैरह को, जो कि सर्वर वगैरह के लिए प्रोसेसर और इस सब चीज़ों के लिए है, जिसमें काफ़ी पावरफुल प्रोसेसिंग या कोर एंड थ्रेड मिल जाते हैं, इसके बारे में भी हम चेक कर रहे हैं। आपको भी अगर कोई पीसी बिल्ड करना है, कोई लैपटॉप बाई करना है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक बेस्ट बिल्ड मैं आपके लिए सजेस्ट कर सकता हूँ एज़ पर नीड और एज़ पर रिक्वायरमेंट। उसके बाद हमारे पास ECC रैम है, एरर करेक्टिंग कोड रैम, जो कि सर्वो वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रैम स्पेसिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें, सो देयर आर मल्टीपल रैम स्पेसिफिकेशन, जो कि रैम का जो स्पीड होता है MT पर सेकेंड होता है, मेगा ट्रांसफ़र पर सेकेंड है। इसमें 3200 मेगाहर्ट्ज से लेकर आपका इससे भी ज़्यादा 6000 6400 समथिंग ऐसे आपको मिल जाएगा। 8 GB 16 GB 32 GB ऐसे रैम आपको मिल जाता है, मॉड्यूल्स वगैरह। तो ये है, और इसके अंदर लेटेंसी वगैरह मेंटेन होता है, और जितना पावरफुल रैम होगा लेटेंसी उतना कम होगा। एंड लेटेंसी डिले रेट बोल सकते हैं। और फॉर्म फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो ये लैपटॉप के लिए अलग रैम होती है, डेस्कटॉप के लिए अलग रैम होता है, सर्वर के लिए अलग रैम होता है। तो हर एक डिवाइस का एक अलग अलग रैम साइज एंड शेप होता है। लैपटॉप वगैरह में आपने देखा होगा छोटा होता है, डेस्कटॉप वगैरह में बड़ा होता है, सर्वर वगैरह में और बड़ी बड़ी रैम्स मिल जाती हैं। दूसरी चीज़ अगर हम लोग मोबाइल रैम के बारे में देखें तो LPDDR5 वगैरह रैम का बारे में आपने सुना होगा, जो कि सोल्डेड रैम आजकल आ रहा है, उसको अपग्रेड नहीं कर सकते। लैपटॉप वगैरह में भी आपको मोबाइल रैम जैसा देखने को मिल जाएगा LPDDR5। और LPDDR5 का अगर कोई लैपटॉप है तो वो सोल्डेड हो जाता है, यानी कि वो रैम या वो कंपोनेंट जैसे एप्पल की डिवाइसेस में प्री सोल्ड करके आता है, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, स्लॉट नहीं बना होता है, वैसे करके आपको देखने को मिल जाता है। रैम का मेन फंक्शन होता है टेम्परेरी डेटा को स्टोर करना, वोलेटाइल मेमोरी है। यहाँ पर नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी होता है, जो कि NVRAM है, और ये परमानेंटली स्टोरेज होता है। सिस्टम या CPU की परफॉर्मेंस को अपडेट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है, सिस्टम की स्पीड को बूस्ट करता है। जितना पावरफुल रैम होगा उतना बढ़िया काम होगा। मल्टीटास्किंग में आपको मिल जाता है, मीन्स अगर आपने बढ़िया रैम असेंबल कर रखा है तो मैं मल्टीपल टास्किंग करके दिखा सकता हूँ। जैसे अभी मैं इस सिस्टम पर अगर काम करूँगा, आगे जब सर्वर की लैब या हैकिंग की लैब हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो उसमें देखेंगे, तो हम लोग इसमें एक साथ 3-3 4-4 सर्वर मैं लाइव कर सकता हूँ, बेसिक टास्क उसके अंदर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, 3-4 लिनक्स मशीन इस्तेमाल कर सकता हूँ, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 उसके साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एक अच्छी रैम, अच्छा SSD और एक अच्छा मदरबोर्ड, एक अच्छा प्रोसेसर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा सिस्टम काफ़ी बढ़िया होता है। हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपको PC, कॉलेज लैपटॉप या इधर उधर लेकर नहीं घूमना है, काम करना है, तो आप हमेशा एक डेस्कटॉप असेंबल करवाने की कोशिश करें, क्योंकि 2 लाख रुपए में अगर आप लैपटॉप लेते हो और 2 लाख रुपए में डेस्कटॉप लेते हो, तो इसका 4 गुना फास्ट प्लस 4 गुना ज़्यादा कंपोनेंट आपको डेस्कटॉप के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जो कि लैपटॉप में वो नहीं मिलेगा। हालांकि अलग से स्क्रीन पोर्टेबिलिटी और इन सारी चीज़ों का डेस्कटॉप में ऑप्शन नहीं होता है, बट एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो हमें ज़रूरत नहीं है तो घर पर ही इस्तेमाल करना है तो हम इसको देख सकते हैं। रेयरली अगर बहुत कम जाना है तो 2 लाख का लैपटॉप लेने की बजाय आप 1.5 लाख का अपना मेन हैवी मशीन असेंबल कर लो, 10,000 का एक मॉनिटर ले लो और 40,000 का एक लैपटॉप ले लो, सारा कुछ आपका काम हो जाए। लैपटॉप बाहर लेकर जाओगे, बाहर तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करोगे नहीं, तो ऑफिशियल बिजनेस या नॉर्मल पर्पस से आप ऐसा कर सकते हो। जस्ट एक प्लानिंग मैं शेयर कर रहा हूँ। यू कैन बाई ए मैकबुक फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी। आप 8 GB का बेस वेरिएंट ले सकते हो, 512 GB SSD ज़रूर लेना, ऐसे करके। चलो, अगर हम लोग कोई PC बिल्ड पर बात करेंगे या कोई कमेंट सेक्शन में आपका मैसेज आता है तो मैं उस पर ज़रूर पूरा एक डेप्थ वीडियो बनाऊंगा। आप लोग हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हो। मैं प्लान कर रहा हूँ हर संडे आप लोगों के साथ लाइव, या कोई भी एक दिन लाइव आकर जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम है मैं डिस्कस करूँ सारी चीज़ें, तो उसके रिगार्डिंग भी ये डिस्कस कर सकते हो।
और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी हम लोग लाइव जुड़ सकते हैं, मैसेज वगैरह का मैं रिप्लाई करूँगा। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जुड़ सकते हो। अगर रैम की वल्नरेबिलिटी की बात करें तो रैम हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिक्योरिटी और थ्रेट्स का शिकार हो सकता है। रैम के अंदर भी कुछ कमियां होती हैं जिसकी वजह से रैम से डेटा कंप्रोमाइज़ हो सकता है, जिसमें रॉ हैमर करके अटैक हो जाता है, जिसमें एक्सप्लॉइट किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को, जो भी हमारे रैम के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि मेमोरी का जो भी डेटा है वो करप्ट हो जाए या मेमोरी का प्रोसेस करप्ट हो जाए। एक अटैकर ऐसा फ्लिप अटैक करता है ना, जिसमें अनऑथराइज एक्सेस करता है और सिस्टम को क्रैश करता है। कोल्ड बूट अटैक बहुत बढ़िया प्रोसेस है। ये नॉर्मली देखा जाए तो रैम से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब रैम पर जो भी डेटा करेंटली हमारा काम हो रहा था वो लोड होता है, तो अगर सीपीयू मशीन को ऑटोमेटिक बंद कर दिया जाए और रैम को फ्रीज कर दिया जाए, नाइट्रोजन गैस और बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत ठंडी गैस से उसको जमा दिया जाए, फ्रीज कर दिया जाए, तो उसके अंदर से डेटा धीरे धीरे डिलीट होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर से डेटा को दूसरे किसी मशीन में रिकवर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। मेमोरी स्क्रैपिंग करके आ जाता है, जहाँ से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है रैम के अंदर से। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको कम करने के लिए जो भी वल्नरेबिलिटी है, मेमोरी इंक्रिप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, रेगुलर बूटिंग वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिस्टम एक बार बूट हो गया तो फिर आप उसको बंद ही नहीं कर रहे हो। लैपटॉप एप्पल का है तो फिर उसको बंद ही नहीं कर रहे हो, आपको प्रॉपर टाइम से बंद करना है ताकि उसके अंदर से जो भी बूटिंग है और सब कुछ प्रॉपर क्लियर हो सके, शट डाउन हो सके, हार्डवेयर को भी थोड़ा रिलैक्स मिल सके और ये सारी चीज़ें। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपका सिस्टम सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर आपका सिस्टम एप्पल वगैरह का है तो आप देखो हमेशा वो ऑन ही रहता है। ये सारी चीज़ें, तो रेगुलर अपडेट वगैरह रखें। कोल्ड बूट वगैरह से ये काफ़ी बढ़िया आपका होता है और क्लीन हो जाता है रैम। तो कोल्ड बूट अटैक परफॉर्म करने से रैम के अंदर से कोई डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, फर्मवेयर का अपडेट आप हमेशा सोच समझ कर करें और फर्मवेयर को ज़रूर अपडेट करें टाइम टू टाइम, जब भी कंपनी के साथ या वेंडर के द्वारा फर्मवेयर अपडेट आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। रैम के सिक्योरिटी और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देखें तो रैम का प्रॉपर इंस्टॉलेशन होना चाहिए। और रैम का जो टीथ होता है ना, अगर आप रैम का कोई भी टीथ देखेंगे तो इसको आप इरेजर से क्लीन किया करिए। अगर आपके घर पर कुछ नहीं है तो सिंपल इरेजर जो होता है ना, जिससे बच्चे अपना ड्राइंग बनाते हैं पेंसिल वगैरह से, उसको फिर पूरा क्लीन करते हैं, डिलीट करते हैं, मिटाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करके इस रैम के टीथ को हल्के हल्के हाथों से क्लीन करेंगे तो बिल्कुल चमकने लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्लीन करता है वो। रेगुलर डायग्नोज करते रहें। कूलिंग सिस्टम वगैरह को प्रॉपर यूज़ करें। कूलिंग सिस्टम आपके सिस्टम के लिए होना चाहिए। और फिजिकल सिक्योरिटी मीन्स रैम को आप कोशिश करो कि किसी भी अनवांटेड यूजर के पास आप रैम शेयर मत करो। रैम को तुरंत कोई बंद करके अगर हैक करना चाहे डेटा, तो आपके रैम से जो भी आप इस्तेमाल कर रहे थे करंटली वो इस्तेमाल कर सकता है। ये सारी चीज़ें ध्यान दी जाती हैं। रैम को अपग्रेड करने के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोल्ड बूट अटैक बहुत पावरफुल अटैक होता है। कभी कभी हैकर अटैकर को पकड़कर जब साइबर क्राइम में रखा जाता है ऐसे कुछ, तो उनकी मशीन को जैसे ही शट डाउन किया जाता है उनके रैम को फ्रीज करके उनका डेटा निकाला जाता है कि करंटली वो कर क्या रहे थे, तो ये पता किया जा सकता है। अपग्रेड रैम को करने के लिए हमें हमेशा कंपेटिबिलिटी को चेक करना होता है। कभी कभी DDR5 है तो DDR5 इस्तेमाल करो, DDR4 है तो DDR4 इस्तेमाल करो, कितने पिन का है वो इस्तेमाल करो। ये चीज़ें आपको ध्यान देना होता है ना। कितने वोल्ट पावर सप्लाई पर ऑपरेट हो रहा है वो ध्यान देंगे। अगर DDR2 है, DDR3 है, तो कंपेटिबिलिटी हमेशा मैच करें। DDR5 है उसका देखें। जितने लेटेस्ट रैम आपको देखने को मिलेंगे उतने कम वोल्टेज की पावर सप्लाई पर होते हैं। DDR1 देखेंगे तो काफ़ी हैवी वोल्टेज की पावर सप्लाई इस्तेमाल होता था, बट आज देखेंगे तो मोर देन और बिलो देन 1.2 वोल्टेज की पावर सप्लाई पर रैम वगैरह ऑपरेट होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड केस स्टडी की अगर हम लोग बात करें तो रॉ हैमर अटैक हमारा एक ऐसा अटैक होता है जो कि अनऑथराइज तरीके से रैम के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, हैक कर लिया जाता है। और DDR5 वगैरह नेक्स्ट जनरेशन रैम है, काफ़ी बेटर आपको सपोर्ट मिलता है। अपग्रेड बोल सकते हैं DDR4 का। DDR5 जो है ये 6400 FSB या फिर बोल सकते हैं मेगा ट्रांसफ़र रेट के साथ आपको देखने को मिल जाता है। परसिस्टेंट मेमोरी वगैरह का भी यहाँ पर काम देखने को मिल जाता है जो कि नॉन वोलेटाइल मेमोरीज का काम करता है, और उसके अंदर हम लोग बहुत सारे ऐसे परसिस्टेंट टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। मैं एक परसिस्टेंस पर
ये परसिस्टेंस ओएस पर एक वीडियो बना दूंगा जिसके बारे में आपको इसके बारे में और बढ़िया सा आइडिया लग जाएगा। तो ओवरऑल ये हमारा पूरा प्रोसेस है। चिपसेट वगैरह की अगर हम लोग बात करें या स्टोरेज वगैरह की हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर में। तो अभी बस रैम के बारे में यही है। रैम के बारे में 2 अटैक आपने देखा, एक रॉ हैमर अटैक, कोल्ड बूट अटैक। तो दोनों काफ़ी क्रूशियल है एंड मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें, क्योंकि काफ़ी हार्ड वर्क किया जा रहा है और हार्डवेयर की भी पूरी बुक पढ़ाई जा रही है। एज पर सिक्योरिटी बहुत सारा नॉलेज आपको हो रहा है। ऐसे में नेटवर्किंग, ऐसे ही मैं लाइनक्स, ऐसे ही मैं सर्वर, ऐसे ही मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ही मैं साइबर सिक्योरिटी, ऐसे ही मैं एथिकल हैकिंग, सारे कोर्सेज सब लेकर आ रहा हूँ इस चैनल पर। बग बाउंटी, लाइव वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करके उस पर अटैक और सारी चीज़ें चेक करना, लाइव मशीनों को टेस्ट करना, फायरवॉल की जानकारी, पूरा कोर्स वेयर अब इस चैनल पर आ रहा है। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल आप कई साल इस पर आप पढ़ाई कर सकते हो। डेली बेसिस पर आप देख रहे हो वीडियोस मिल रही हैं। तो बस यहाँ पर सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि चैनल को मैं काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं कर रहा था और मैं अब इस पर आ गया हूँ। अपने प्राइमरी चैनल, दूसरा भी मेरा चैनल है शेष चौहान आईटी ट्रेनर, जहाँ पर आपको बहुत सारे आईटी कोर्सेज मिल जाते हैं जो कि इंडस्ट्री बेस्ड कोर्सेज होते हैं। तो आप उसको इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तभी आपके समझ में आएंगे। रेस्ट आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को एंड लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।